रखो। दोस्तों, आप सभी लोग पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ 2014 के पश्चात ढांचागत सुधार। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो कि पेट सिलेबस पर बेस्ड है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2014 से केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो कि ढांचागत सुधार से संबंधित है। दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इसमें आय, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली योजना है उड़ान योजना, जिसकी शुरुआत होती है 14 नवंबर 2014 को। इसका उद्देश्य था उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, उनके लिए एक मंच प्रदान कराना जिससे कि छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके। ये उड़ान योजना का उद्देश्य था जो शुरू हुई थी 14 नवंबर 2014 को। यानी कि जो लड़कियां हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना। अगली योजना थी मिशन इंद्रधनुष योजना, जिसे 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष योजना ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ये किससे संबंधित है। दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष योजना जो है वो वैक्सीनेशन से संबंधित है। इसका उद्देश्य 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ जिसे कहते हैं पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे ये पूछा जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरू की गई, 25 दिसंबर 2014 को, और किससे संबंधित थी? वैक्सीनेशन से संबंधित थी। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, ये शुरू हुई 22 जनवरी 2015 को। लेकिन आपको लग रहा है कि ये योजना सफल रही, क्योंकि इसके जगह ये कहना सही होगा कि अपराधी बचाओ बेटी चलाओ। अब आजकल यही हो रहा है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना खैर 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। देश में बेटियों की कम जन्म दर और अधिक मृत्यु दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसकी शुरुआत हुई मार्च 2016 से। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य क्या था? आम जनता को कम दामों पर गुणवत्तापूर्वक दवाइयाँ, मतलब कि आम जनता को सस्ते दामों में, कम दामों में, सस्ते दामों में अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराना। यदि आप एक योग्य उम्मीदवार हैं तो आप भी अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। ये भी इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। फिर इसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत होती है 2016 से। दोस्तों, इसका उद्देश्य था भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी। ये इसका उद्देश्य था। कितना सफल हुआ ये आप लोग देख रहे होंगे। भारत में नोटबंदी कब हुई? 8 नवंबर 2016 को। दोस्तों, इस 8 नवंबर 2016 के शाम के टाइम में भारत में नोटबंदी हो गई तो बहुत लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। आम जनता पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला था, काफ़ी अधिक देखने को मिला था। दोस्तों, भ्रष्ट लोगों यानी कि जिन लोगों ने काला धन इकट्ठा किया हुआ है विदेशी बैंकों में, उसको वहाँ से लाना और गरीब लोगों के मतलब कि कल्याण में लगाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, पीएम गरीब कल्याण योजना। फिर इसके बाद शुरू होता है खेलो इंडिया स्कूल गेम, जिसकी शुरुआत हुई 31 जनवरी 2018 को। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कर उन्हें 5 लाख की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसका जो प्रथम संस्करण हुआ 31 जनवरी 2018 को हुआ था नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इसका जो दूसरा संस्करण था वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2019 तक। दोस्तों, इसके बाद अगली योजना है पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को शुरू होता है। इसका उद्देश्य था गरीब लोगों को 5 लाख तक का उपचार मुफ्त देना, यानी कि फ्री में देना। 5 लाख तक का उपचार यानी कि दवा जो भी होता है उपचार उनको मुफ्त देना। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना, जिसकी शुरुआत हुई 11 जुलाई 2018 को। इसका उद्देश्य था 10वीं 12वीं के सभी छात्रों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको 1 साल के लिए सैन्य प्रशिक्षण देना।
फिर उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत होती है 2020 में। पहले तो 3 माह के लिए शुरुआत हुई थी, अप्रैल, मई और जून में। फिर उसके बाद इसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य था कोविड-19 के समय गरीबों की सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसे पीएम गरीब कल्याण पैकेज के नाम से जाना जाता है, यानी कि PMGKP, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक इसमें शामिल थे, मतलब BPL कार्ड वाले। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका पहला चरण हुआ अप्रैल से जून 2020, दूसरा जुलाई से नवंबर 2020, तीसरा चरण जो था वो मई से जून तक 2021 और चौथा जो था जुलाई से नवंबर 2021 में। फिर अगली योजना की बात करें तो सेहत योजना, या फिर इसे सेहत पहल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत हुई 26 दिसंबर 2020 को। इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। ये प्रश्न भी यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। आप तीनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आती है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। दोस्तों, शिक्षा किस समिति की सिफारिश पर आता है? जो शिक्षा नीति है वो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर होता है। इस नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया, जो कि 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। दूसरा पॉइंट है, नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित हो गया और उसका नया नाम पड़ा शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नई शिक्षा नीति के दौरान शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना की शुरुआत होती है 28 मार्च 2021 को। दोस्तों, इसका उद्देश्य रखा गया था कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया। इस योजना के तहत केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना किन बच्चों के लिए थी? जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता और पिता दोनों को खो दिया हो। पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत 28 सितंबर 2021 को होती है। इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया तथा इसका नाम पीएम क्या था? ये मिड डे मील। दोस्तों, इसका नाम मिड डे मील से बदलकर पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना का उद्देश्य। दोस्तों, ये थी सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि ढांचागत सुधार से संबंधित थी। आगे वीडियो में हम बात करेंगे अब श्रम सुधार से संबंधित और आर्थिक सुधार से संबंधित योजनाओं के बारे में। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मोटिवेट करते रहिएगा। दोस्तों, मोटिवेट करेंगे तभी हम आगे और अच्छा। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि UPSSC पेड सिलेबस पर आधारित है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे वर्ष 2014 के पश्चात कृषि सुधार, यानी कि वर्ष 2014 के बाद कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए, कौन कौन सी कृषि संबंधित योजनाएं चलाई गई, उन सभी को इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय कृषि में सुधार के 3 चरण थे। पहला था तकनीकी सुधार, दूसरा था संस्थागत सुधार और तीसरा था सामान्य सुधार। अब हम जानेंगे कि तकनीकी सुधार में क्या क्या सुधार किए गए। रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा या फिर अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग होने लगा।
पहले परंपरागत बीज का प्रयोग होता था जिससे उपज कम होती थी। फिर बाद में अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग होने लगा हरित क्रांति के समय से। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग दोस्तों रोगों से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होने लगा। खेती के यांत्रिकृत साधन, जैसे कि पहले खेत की जुताई जो होती थी वो हल से होती थी ना, बैल द्वारा हल से की जाती थी, लेकिन बाद में अब हर जगह ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा। वैज्ञानिक खेती प्रबंधन, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से बहुत सारी नई नई तकनीकी का भी विकास किया गया कृषि के क्षेत्र में। दूसरा है संस्थागत सुधार, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी तथा हदबंदी। दोस्तों बहुत लोगों के खेत टुकड़ों में विभाजित होते थे, थोड़े यहाँ होते थे, थोड़े वहाँ होते थे, तो चकबंदी के माध्यम से उन सभी खेतों को एक जगह मिलाया जाता था, उसी को चकबंदी कहते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, पहले जमींदारी प्रथा चलती थी लेकिन अब जमींदारी प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। खेतों का उप विभाजन या फिर विखंडन रोकना। दोस्तों उप विभाजन या विखंडन यानी कि उसको टुकड़ों में बांटकर छोटा छोटा करना, ऐसे कृषि करने में ना थोड़ी मुश्किल आती है। सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, लगान में कमी, मध्यस्थों का अंत, मध्यस्थ यानी कि बिचौलिया जो कि बीच में नहीं होता है, सुलह कराते हैं, उनको कहते हैं। भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना तथा कृषि का आधुनिकीकरण। दोस्तों अब हम जानेंगे कि वर्ष 2014 के बाद कृषि क्षेत्र के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई। पहली योजना थी कृषि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहीं से भी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की एक थीम रखी गई थी जो था स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी कि स्वस्थ धरती रहेगी तभी आपका खेत हरा होगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि मृदा स्वास्थ्य या फिर स्वस्थ धरा खेत हरा किसकी थीम है, किस योजना की थीम है? इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना के माध्यम से किसान अपने भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरुआत हुई 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से होती है? गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। थीम क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। उद्देश्य क्या था? इस योजना के माध्यम से किसान अपने भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। कब से शुरुआत हुई? 13 फरवरी 2016 से शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसल के लिए भारतीय बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा उपलब्ध कराना। यानी जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती थी, जैसे कि बाढ़ आ जाती थी, उससे बहुत लोगों की फसलें नुकसान हो जाती थी, कीट पतंगे लग जाते थे, रोग लग जाता था, तो ये सभी प्राकृतिक ओले पड़ जाते थे। तो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से जब कृषि खराब हो जाती थी तो उनकी भरपाई करने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें भी एक लिमिट रखी गई थी दोस्तों, 33% फसल नष्ट होने के बाद ही इसका लाभ मिल सकता है। मतलब कि जब आपकी फसल, यानी कि जिनको लाभ मिलना है उनकी फसल 33% खराब होगी किसानों की, तभी उनको ये लाभ दिया जाएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य तो आपने जान लिया। इसमें वाणिज्य यानी कि बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम रखा गया, रबी की फसल के लिए 1.5% का प्रीमियम रखा गया और खरीफ की फसल के लिए 2% का प्रीमियम रखा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। फिर उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन ग्रीन मिशन। ये कब शुरू हुआ था? वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसे शुरू किया गया था। इसमें मुख्य फसलें थी टमाटर, प्याज और आलू। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन मिशन में ये था कि इसमें जो खराब होने वाली फसलें, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज और आलू, ये जल्दी सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इन फसलों को किसान के पास ये उनकी फसलें होती थी, उनको एक उचित मूल्य उपलब्ध कराना, मतलब उनको सस्ते में ना बेचना पड़े, उनके लिए उचित मूल्य उपलब्ध कराना अपनी मेहनत का, अपनी फसलों का। इसके बाद आया कृषि निर्यात नीति, जो कि 2018 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना,
चाय, काफ़ी, चावल के निर्यात को बढ़ावा देना, यानी उनको बाहर अधिक से अधिक भेजना, मतलब निर्यात करना। निर्यात करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। कृषि निर्यात को 7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। कृषि निर्यात को 7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना किसान निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य था। फिर उसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसकी शुरुआत होती है 12 सितंबर 2019 से। इसका उद्देश्य है लाभार्थियों को 60 साल तक की आयु के बाद 60 साल की आयु के बाद 3000 मासिक पेंशन देना। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू हुआ था, ये बेसिकली था क्या? इसमें क्या था कि 18 से 40 वर्ष तक के लोग पात्र थे, मतलब कि 18 से 40 वर्ष के लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते थे। इसमें ये रखा गया था कि 15 से 200 रुपये का मासिक योगदान देना था, यानी कि आप 40 वर्ष तक इस 15 से 200 रुपये का योगदान देंगे, यानी कि बैंक में आप अपने जमा कराएंगे, अपने अकाउंट से कटाएंगे। फिर उसके बाद जब आपका 60 साल हो जाएगा, आप 60 साल के हो जाएंगे, उसके बाद आपको 3-3 हजार रुपया महीना मिलने लगेगा। ये योजना थी। इसमें पात्र कौन थे? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी। जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी, वही लोग इस योजना के लिए पात्र थे। इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों 12 सितंबर, इसकी डेट इम्पोर्टेंट है और इसका उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत हुई 24 फरवरी 2019 को, प्रभावी 1 दिसंबर 2019 को हुआ। दोस्तों, यहाँ पे 2019 होगा, मिसटाइप हो गया है, तो प्रभावी हुआ 1 दिसंबर 2019 को। मिट जा रहा है। 1 दिसंबर 2019 को ये प्रभावी हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। इसका उद्देश्य था लाभार्थियों को वर्ष में 2-2 हजार की 3 किस्त देना, मतलब कि एक साल में 2-2 हजार की 3 किस्त, यानी कि टोटल 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। फिर उसके बाद कृषि से संबंधित सभी, जैसे कि उन्नत सिंचाई उपलब्ध कराना, यानी कि सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था। किसान मोबाइल ऐप को IIT रुड़की ने 2022 में लॉन्च किया। किसानों को मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये थे 2014 के बाद कृषि क्षेत्र में सुधार और उनसे संबंधित योजनाएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। अगर आप भी UPSSC पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में 2014 के बाद श्रम सुधार। 2014 के बाद श्रम सुधार में क्या क्या परिवर्तन किया गया, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को हम इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म के बारे में। श्रम 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों, ये जो श्रम है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो श्रम है वो किस सूची का विषय है। दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों को श्रम संबंधी मुद्दों पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है। तो ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अगला पॉइंट है, भारत में कुल 44 श्रम कानूनों में से 12 श्रम कानून 2014 के पहले ही निरस्त किए जा चुके। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितने कानूनों को 2014 के पहले ही निरस्त कर दिया गया? 12 श्रम कानून को। अगला प्रश्न है, वेतन संबंधी संहिता पहले ही संसद द्वारा सर्वसम्मति से कब पारित की गई? दोस्तों, वेतन संबंधी संहिता को अगस्त 2019 में ही संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। सरकार ने 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा समय पर वेतन मिलने का कानूनी अधिकार दिया। दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? ये आया था
1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। श्रम संहिताओं में 4 संस्करण शामिल हैं। पहला है वेतन संहिता अधिनियम जो कि 2019 में आया। दूसरा औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 में आया। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020 में आया। व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता विधेयक 2020 में आया। अगला पॉइंट है श्री गंगावार ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 मंत्र है। पहला है परफॉर्म, दूसरा है रिफॉर्म, तीसरा है ट्रांसफॉर्म। इसी मंत्र को अमल करते हुए हमारी सरकार ने 2014 से श्रमिकों के कल्याण हेतु मुख्य कदम उठाए। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब है? परफॉर्म का मतलब है नहीं होता है परफॉर्मेंस, प्रतिभा, मतलब कि दिखाना, प्रदर्शित करना। रिफॉर्म का मतलब है सुधार करना और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलाव करना। श्रमेव जयते का उद्देश्य श्रमिकों की वेतन सुरक्षा, काम करने के वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा है। दोस्तों श्रमेव जयते का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की वेतन सुरक्षा और काम, इन सब का ध्यान रखना। श्रमेव जयते का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया था श्रमेव जयते का नारा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता विधेयक 2020 में 13 श्रम कानून। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 में 3 श्रम कानून। उसके साथ तीसरा जो है सामाजिक तथा सुरक्षा संहिता विधेयक 2020 में 9 श्रम कानून समाहित किए गए हैं। अगला पॉइंट है श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 233 सिफारिशों में से 74% सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इन संहिताओं को अंतिम रूप दिया गया था। इन तीनों संहिताओं को अंतिम रूप दिया गया था 74% सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद। श्रमेव जयते के अंतर्गत महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को पेंशन देना। ईपीएफ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब है कर्मचारी भविष्य निधि। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तथा ESIC, इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम। फिर इसके साथ का दायरा बढ़ाना, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना था। अब अगले पॉइंट की बात करें तो पहले श्रमिक को 1 वर्ष में, पहले जो श्रमिक यानी मजदूर थे उनको 1 वर्ष में 240 दिन का काम करने के बाद ही, पूरे साल में 240 दिन का काम करने के बाद ही उनको हर 20 दिन पर एक छुट्टी पाने का अधिकार था। OSH संहिता में छुट्टी की पात्रता के लिए 240 दिन की न्यूनतम शर्तों को घटाकर 180 कर दिया गया। दोस्तों पहले क्या होता था कि जो मजदूर थे वो 1 साल में पहले 240 दिन काम कर लेते थे, फिर उसके बाद ही उनको 20 दिन पर एक छुट्टी मिलती थी। लेकिन OSH का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, मतलब कि व्यवसायिक सुरक्षा और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। इसके आधार पर इनको 240 दिन से घटाकर ये समय 180 दिन कर दिया गया। अगला पॉइंट है श्रम मंत्री ने उल्लेख किया कि आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य में इस सीमा को 100 से 300 करने के बाद बड़ी फैक्ट्रियों की संख्या के साथ साथ श्रमिकों के रोजगार सृजन में वृद्धि हुई। अगले पॉइंट की बात करें तो OSH संहिता में श्रमिकों को कार्य करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान शामिल किए गए हैं। किसमें शामिल किए गए? OSH। इसका मतलब क्या है? OSH का मतलब है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अगला है OSH संहिता का उद्देश्य है कि प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में, चाहे वहां एक ही श्रमिक कार्य कर रहा हो, एक प्रभाव एवं संबद्ध विवाद
निराड़र प्रणाली उपलब्ध हो। मतलब इसका मतलब ये है कि ये संहिता कहती है कि प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में, मतलब कि चाहे कहीं भी मतलब सारे औद्योगिक संस्थान में, चाहे वहाँ पर एक ही श्रमिक कार्य कर रहा हो, उसके प्रभाव उसका समयबद्ध, मतलब कि उसको किस समय पर आना है, किस समय पर जाना है, उन सभी के विवाद का निस्तारण करने के लिए इसे शुरू किया गया। सामाजिक सुरक्षा संहिता संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का कार्य करेगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता संगठित एवं असंगठित क्या करेगी? संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का काम करेगी। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई। दोस्तों ये श्रम सुधार से संबंधित है। श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये इस योजना का प्रावधान था। अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट, केंद्र ने अनुसूची में उल्लेखित निर्वाचित अवधि रोजगार नियम को मार्च 2018 में अधिसूचित किया था। किसी भी श्रमिकों की नौकरी छूट जाती है तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से आईआर संहिता में पहली बार पुनः कौशल रिस्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है। इन श्रमिकों को इसके लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। अगला पॉइंट है 2020 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने श्रम में संशोधन कर कई बदलाव करते हुए कारखानों में काम करने की शिफ्ट 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी। पहले 8 घंटा थी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इसे बढ़ाकर 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया। कब? 2020 में। अगला पॉइंट है मोदी सरकार द्वारा कोरोना काल में स्वास्थ्य सुरक्षा पारित की गई, जिसके तहत असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के मजदूर इसका लाभ उठा सकेंगे। 2020 में योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में श्रमिक संघों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कानून, काम के विवादों को निपटाने, काम करने की स्थिति, अनुबंधन आदि को मौजूदा और नए कारखानों के लिए 3 साल तक निलंबित कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया कोरोना काल में। 22 सितंबर से देश में श्रम सुधार हेतु 3 बिल पारित कराए गए। 22 सितंबर 2020 से पहला था सामाजिक सुरक्षा बिल 2020 में, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल, औद्योगिक संबंध संहिता बिल, ये तीनों थे। 22 सितंबर 2020 में देश में श्रम सुधार के लिए 3 बिल पास कराए गए थे। आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विधेयकों को पेश करते हुए सरकार ने श्रम एवं रोजगार संबंधी संसदीय स्थायी समिति को 233 सिफारिशों में से 174 को स्वीकार कर लिया। इनका मसौदा तैयार करते वक्त 9 पक्षीय बैठकें आयोजित की थी। अगला पॉइंट है वर्तमान में अंतरराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 अंतर राज्य प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को नियंत्रित करता है। यह केवल 5 या फिर अधिक प्रवासी श्रमिकों पर ही लागू होता था, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार इस सीमा को बढ़ाकर 10 कर्मचारियों या उससे अधिक कर दिया गया है। दोस्तों अब हम इस वीडियो में थोड़ा प्रश्नों को जान लेते हैं। श्रम सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। भारत में कुल कितने श्रम अधिनियम हैं? भारत में वर्तमान में 128 श्रम तथा औद्योगिक विधान लागू है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? INTUC, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। अगला प्रश्न है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1918 में गठित मद्रास श्रमिक संघ को आमतौर पर भारत का पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है। यानी भारत का जो पहला ट्रेड आंदोलन शुरू हुआ था 1918 में शुरू हुआ था, मद्रास श्रमिक संघ। अगला प्रश्न है 1920 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है, भारतीय श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? समाज में श्रमिक सुधार का मुद्दा उतना ही पुराना है जितना गणतंत्र का मुद्दा है। इस मुद्दे को नजर में रखते हुए मौजूदा श्रम कानून ब्रिटिश शासन से चले आ रहे हैं। इस कानूनों को आजाद भारत के अनुरूप तैयार करने के लिए वर्ष 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम के रूप में पेश किया गया। दोस्तों इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से इतना। भारतीय श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? 1947 में बनाया गया था, बस इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, सहायक श्रम आयुक्त क्या है? सहायक श्रम आयुक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत सुलह अधिकारी होते हैं। सुलह मतलब कि समझौता कराना। सहायक श्रम आयुक्त औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करते हैं एवं उन्हें रोकते हैं एवं सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखते हैं। बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। भारत का पहला ट्रेड यूनियन अप्रैल 1918 में गठित हुआ था। मथुरा नहीं, यहाँ पे होगा मद्रास श्रमिक संघ। वर्तमान मुख्य श्रम आयुक्त कौन है? भूपेंद्र यादव। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में। उसके साथ एक और प्रश्न है, मजदूर महाजन संघ की स्थापना 1920 में होती है। दोस्तों ये थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2014 के बाद की अर्थव्यवस्था को। इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक सुधार के बारे में। UPSSC पेड सिलेबस में 2014 के बाद की अर्थव्यवस्था में आपसे पूछा गया है आर्थिक सुधार, श्रम सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और GST। दोस्तों इसमें से कृषि सुधार, श्रम सुधार, ढांचागत सुधार और साथ में GST की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक सुधार के बारे में और आर्थिक सुधार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, यहाँ से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। 2014 के बाद की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक सुधार से संबंधित पहली योजना है वो है नमामि गंगे योजना, जिसकी शुरुआत होती है 10 जुलाई 2014 से। इसका उद्देश्य है सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया गया था। अब अगली योजना दोस्तों, ये योजना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके रख लीजिएगा। ये सिर्फ पेट परीक्षा के लिए नहीं, बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को। इसमें एक नारा दिया गया था, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये नारा किस में दिया गया था? मेरा खाता भाग्य विधाता, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना या फिर सभी परिवारों को, देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा और साथ ही 30,000 तक की जीवन बीमा का भी प्रावधान इस योजना में किया गया। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए। अगली योजना है मेक इन इंडिया, जिसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 से। दोस्तों इसका उद्देश्य था 2014 से लेकर 2020 तक
जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% तक करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और एक और उद्देश्य जो कि इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय कंपनी के उत्पादों को बढ़ावा देना, यानी कि अपने देश में जिन चीज़ों का निर्माण होता है उसको बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना, यानी स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करना। आप यहाँ देख रहे हैं ना, मेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया का उत्पाद, इससे आप समझ सकते हैं। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसकी शुरुआत होती है 28 सितंबर 2014 से। इसका उद्देश्य था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासित, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, उन युवकों को समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित कराना था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लक्ष्य 3 सालों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना था। इस योजना हेतु 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया था। अब अगली योजना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 से। इसमें नारा दिया गया था, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका उद्देश्य था 2014 से 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, यानी कि संपूर्ण भारत को साफ सुथरा बनाना। इसके बाद अगली योजना आती है आदर्श सांसद ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014 को। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस योजना को शुरू किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद के द्वारा 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर उनका विकास करना। मतलब कि 2019 तक एक सांसद 3 गांव को गोद लेंगे, फिर 2024 तक एक सांसद 8 गांव को गोद लेकर, यानी कि उसका समुचित विकास करेंगे। उसके बाद जो योजना शुरू होती है, पहल योजना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत होती है। इस योजना को DVTL स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था LPG सिलेंडर की जो सब्सिडी होती है उसको सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना। पहल योजना गिनीज वर्ल्ड में दर्ज है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे नोट डाउन करके रखिएगा। कौन सी योजना गिनीज वर्ल्ड में दर्ज है? वो है पहल योजना। उसके बाद ग्राम उजाला योजना की शुरुआत होती है 5 जनवरी 2015 को। ग्राम उजाला योजना शुरू होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आरा, बिहार। ये पूछा जाता है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आरा, बिहार से हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट होती है। इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाने का प्रावधान था। पहला था शिशु, दूसरा किशोर तथा तीसरा तरुण उपलब्ध कराना था। दोस्तों, शिशु लोन होता था, उसके अंतर्गत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपए और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान इस योजना में था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। उसके बाद शुरू होती है अटल पेंशन योजना, जिसे स्वावलंबन योजना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 9 मई 2015 को। इस योजना का उद्देश्य था, इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी। ये तो क्राइटेरिया थी। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य, ये योजना 2010 में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। मोदी सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करके 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉन्च की। दोस्तों, ये योजना 2010 में कांग्रेस सरकार द्वारा पहले भी शुरू की जा चुकी थी। उसके बाद PM सुरक्षा बीमा योजना आती है 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा लाभ ले सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि 18 साल से लेकर 70 साल का कोई भी व्यक्ति 12 रुपये साल भर में पे करके इस योजना में, मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको 1 से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। ये योजना का उद्देश्य था। उसके बाद शुरू होती है PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY, यानी कि PM आवास योजना, जिसकी शुरुआत होती है 20 जून 2015 से।
दोस्तों इस योजना का लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक सभी को किफ़ायती घर उपलब्ध कराना, यानी कि 2022 तक सभी को कम पैसे में किफ़ायती घर उपलब्ध कराना। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का विनिर्माण, यानी कि 2022 तक 2 करोड़ घरों का विनिर्माण करना, उनको बनाना। उसके बाद जो योजना अगली शुरू होती है स्मार्ट सिटी मिशन, जो शुरू हुई थी 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत होती है। 100 शहरों का चयन कर उनका विकास करना, जिसमें पहली स्मार्ट सिटी बनी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। दूसरी जो अंतिम मतलब कि 100 शहरों को चुना गया था, पहली तो थी भुवनेश्वर और जो लास्ट थी यानी कि समी, वो थी शिलोंग। फिर उसके बाद शुरुआत होती है डिजिटल इंडिया मिशन की 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था इसके कुल 9 स्तंभ हैं दोस्तों। किसके 9 स्तंभ है? डिजिटल इंडिया मिशन के सभी सरकारी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, मतलब कि भारत को एक डिजिटल बनाना, डिजिटल इंडिया यानी कि डिजिटल सारे काम को एक डिजिटल तरीके से करना। दोस्तों यूपी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सभी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी योजनाएं, इसमें से कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो आपके परीक्षा में नहीं पूछी जा सकती। दोस्तों एक एक योजना इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो भी इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है उसे भी पूरा देखिएगा। आप लोगों को यहाँ से 1-2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो तो UPSSC पेट के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको आपके दूसरे एग्ज़ाम में भी 100% हेल्प मिलेगी, क्योंकि योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत होती है 15 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास कराना, यानी कि स्किल इंडिया मिशन मतलब कि देखिए लर्न प्लेटफॉर्म अर्न, पहले कौशल विकास कराएंगे, यानी कि उनको सिखाया जाएगा कि काम कैसे करना है। जैसे नहीं आपने देखा होगा आपके शहर में भी शुरू हुआ होगा कौशल विकास, जिसमें सिलाई कढ़ाई औरतों को सिखाया जाता है, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई और भी बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं, जिससे फिर बाद में उनको एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो कुछ पैसे कमा सके और वो खुद आत्मनिर्भर भी बन सके, यानी कि वहाँ से वो सीखकर अपना कुछ खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती है। ये है स्किल इंडिया मिशन। इसके बाद शुरुआत होती है स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। दोस्तों इसका उद्देश्य था भारत में महिलाओं यानी कि जो SC ST कैटेगरी की होती हैं उनके बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र से बाहर नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा महिलाओं को। किसको? जो SC ST कैटेगरी की जो महिलाएं होती हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लोन की राशि को 7 वर्षों के अंदर 3% ब्याज की दर से वापस देना, मतलब कि 7 साल में जो लोन दिया जाएगा उनको कितना लोन दिया जाएगा? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। फिर 7 साल में उनको इस लोन को वापस करना होगा 3% ब्याज दर के साथ। फिर उसके बाद शुरू होती है हृदय योजना 1 मई 2016 से। दोस्तों इसका उद्देश्य था शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, यानी कि जो पहले जो विश्व धरोहर जैसे नहीं होता है कि सांस्कृतिक धरोहर जैसे कुछ पुराना पहले का कोई किला हो गया, कुछ मतलब जो भी पहले की चीज़ें हैं विश्व धरोहर जिसको सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, उनको फिर से नहीं होता है टूटी फूटी रहती हैं तो उनको फिर से बनाना, उनको जीवित करना, जिसमें 12 शहरों में से वाराणसी, गया, मथुरा, अमृतसर, अमरावती, अजमेर, पुरी, कांचीपुरम, बादामी, द्वारका, वेलंकनी, वारंगल, ये सभी 12 जो आपके शहर हैं इन्हीं शहर में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद शुरुआत होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 1 मई 2016 को। संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य था BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में LPG कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG गैस से संबंधित थी। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होती है। जो BPL जिनके पास BPL कार्ड होता है उन परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त LPG कनेक्शन देना था।
दोस्तों इसमें एक नारा दिया गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बलिया उत्तर प्रदेश से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद शुरुआत होती है उज्ज्वला योजना 2.0। इसका दूसरा संस्करण शुरू होता है, कहाँ से होता है? महोबा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों जिस तरह योजनाओं का अपना उद्देश्य है, उसी तरह इस चैनल का भी उद्देश्य है कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना, जिससे आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से बनाई जाती है, आप इसे पूरा देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में आप यहाँ से सफलता पा सकते हैं। दोस्तों आपका समय बहुत कीमती है और हमें भी आपके समय की कदर करनी है, और आप लोग भी अपने समय की कदर करिए। इसके बाद जो योजना शुरू होती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो 1 जनवरी 2017 को शुरू होती है। इसका उद्देश्य था गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नगदी प्रोत्साहन देना, ताकि महिलाएं खुद अपने शिशु की देखभाल सही तरीके से कर सकें। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। उसके बाद जो योजना आती है उड़ान योजना, जो कि 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई। इसमें नारा दिया गया था, उड़े देश के आम नागरिक, यानी सब लोग साथ में उड़ो, देश के आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद जो योजना आती है सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। 25 सितंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत होती है। इस योजना का उद्देश्य था 25 सितंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये के भुगतान पर घरों में विद्युत कनेक्शन मुहैया कराना इस योजना का उद्देश्य था। उसके बाद पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत होती है, या फिर आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों वैसे पीएम जन आरोग्य जो योजना है वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। 23 सितंबर 2018 को शुरुआत हुई थी रांची झारखंड से। ये भी टर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसको मोदी केयर योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी कि करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी इस योजना के तहत। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया था। दोस्तों आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप दिया है पीएम जन आरोग्य योजना, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से होती है। लेकिन जो आयुष्मान भारत योजना थी, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से हुई थी। और जो आयुष भारत योजना है, इसी के अंतर्गत पीएम जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया था। उसके बाद पीएम श्रम मान धन योजना, जिसकी शुरुआत होती है 15 फरवरी 2019 को। दोस्तों इसमें क्या था? इसका उद्देश्य था घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मीलर वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा उद्योग वाले, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ा का काम करते हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। ये जो मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए थी। उसके बाद जो योजना शुरू हुई जल जीवन मिशन, 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई। 2024 तक सभी घरों को पाइप के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों आप लक्ष्य को जरूर याद रखिएगा 2014, क्योंकि अभी 2014 आने में 2 साल का समय है, तो यह योजना करेंट टाइम की योजना बन जाएगी। तो इस योजना से आपका क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी अधिक चांस हैं। उसके बाद ग्राम उजाला योजना की शुरुआत होती है 24 मार्च 2021 को। पहले चरण की शुरुआत बिहार के आरा जिले से हुई। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान कराना, इसके तहत
₹10 में विश्व में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान किया जाएगा, जिसकी वारंटी 3 साल तक होगी। दोस्तों, गारंटी नहीं, वारंटी 3 साल तक की होगी। ग्राम उजाला योजना 24 मार्च 2021 को बिहार के आरा जिले से शुरुआत होती है। दोस्तों, ये थी सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि 2014 के बाद आर्थिक सुधार से संबंधित थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जीएसटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लेटेस्ट वीडियो है। जो भी नए जीएसटी से प्रश्न अभी हाल फिलहाल में बने हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली यूपी SSSC पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आपका कोई अदर एग्जाम है तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। पहले जानते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। अधिकांश घरेलू वस्तुओं पर यह जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस में 1954 में लागू किया गया। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और भारत में जो जीएसटी लागू है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। हमारे देश में जो जीएसटी लागू हुई है वो कनाडा देश के मॉडल पर है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू होने के कारण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप कहीं से भी स्किप मत करिएगा। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी विधेयक में जब मतलब कि जीएसटी को लागू करना था तो एक वोटिंग हुई थी, उसमें पक्ष और विपक्ष को जाना गया, उनकी राय को जानी गई। तो जो पक्ष में कुल वोट मिले थे वो 336 थे, यानी कि जीएसटी लागू करने के पक्ष में 336 वोट मिले थे और जीएसटी को ना लागू करने के मतलब कि उसके विपक्ष में 11 वोट पड़े थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे लागू करने के पक्ष में, तो इसीलिए जीएसटी को लागू किया गया। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई है। भारत में जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू हुई है? विजय केलकर समिति। जीएसटी बिल, पहले जो भी कोई बिल पास होता है, जैसे कोई भी बिल पारित होता है तो पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर वहाँ से पास होता है तो फिर राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा से पास होता है फिर उसके बाद वो बिल पारित होता है। दोस्तों, जीएसटी बिल लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को पास किया गया। लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पास किया गया, फिर उसके बाद वह राज्यसभा में गया। राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को पास कर दिया गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी। भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुई थी, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो भारत में सबसे पहले जीएसटी को असम राज्य में लागू किया गया था 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है जम्मू कश्मीर, जहां पर 5 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी कैसा कर है? दोस्तों, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अभिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 दरें हैं। दोस्तों, जीएसटी के अंतर्गत मतलब जीएसटी कितना लगेगा उसके अंतर्गत 4 दरें निर्धारित की गई हैं। 5%, 12%, 18% और 28%।
जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी को लागू किया गया है, तो 279(1) में रखा गया है और इसी में इसका गठन का प्रावधान भी दिया गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी का परिषद मतलब जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दोस्तों ये एक नया प्रश्न है कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। अब ध्यान दीजिएगा कहाँ पर हुई? जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो 3 भाग थे लेकिन अभी 4 भाग हो गए हैं। एक है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, दूसरा है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, तीसरा है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स और चौथा है यूटीजीएसटी। ये वर्तमान में अभी नया लागू किया गया है, मतलब कि नया बना है, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी को स्टेट मतलब कि राज्य सरकार लागू करती है और सीजीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है, मतलब कि इन पर कोई भी किसी भी प्रकार की जीएसटी लागू नहीं होती, कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। शराब पर, पेट्रोलियम वस्तुएं और शिक्षा स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत के पहले 160 देशों में जीएसटी को लागू किया जा चुका है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। ये भी प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच जीएसटी का बंटवारा जो है वो 50-50% है, यानी 50% राज्य सरकार के पास और 50% केंद्र सरकार के पास है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले जीएसटी बिल के प्रारूप को तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष का नाम है असीम दास गुप्ता। जीएसटी चोरी करने वालों के लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जो भी जीएसटी की चोरी करता है उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है। जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में 2% की वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि जब जीएसटी लागू हुई तब जीडीपी में 2% की वृद्धि हुई। भारत में जीएसटी सबसे पहले 2002 में प्रस्तावित किया गया था। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव 2002 में ही आया था, लेकिन इसे लागू 2017 में किया गया। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी कंपनियां भी हैं। पहली कंपनी है इन्फोसिस, दूसरी है विप्रो। कौन कौन सी कंपनियां जीएसटी से जुड़ी हैं भारत की? इन्फोसिस और इन्फोसिस के साथ साथ विप्रो, 2 कंपनियां जीएसटी से जुड़ी हैं। जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल नाम से पोर्टल तैयार किया गया। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना दोनों आवश्यक है। ये थे जीएसटी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी लेटेस्ट न्यूज से भी संबंधित थे और पहले के भी प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।